हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज जो है हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज का नाम है एसएससी पीवाईक्यू सीरीज। यानी कि एसएससी के जितने भी एग्जाम बनते हैं उनके जो प्रीवियस ईयर के सेट हैं उनको हम बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम सेट जो करने वाले हैं वो आपका सीजीएल का 2024 के जो 36 सेटों का कॉम्बिनेशन है उसको करने वाले हैं। इस सीरीज में बेसिकली आपको खासियत ये रहेगी कि मैं यहाँ पर हर क्वेश्चन का कंसेप्ट बताऊंगा और साथ में आपको क्वेश्चन स्किप कौन सा करना है और स्किप करने का मतलब क्या है, उसको अगर स्किप किया तो देखना फिर दोबारा से कब है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर बेसिक की बात बताई जाए तो मैं नॉर्मली ये कहना चाहता हूं कि आपको इसमें एकदम क्लास वाला फील आएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में शो करूंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा डिटेल में शो किया जाएगा, उसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं ये बताया जाएगा, उस सवाल को किस किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है ये बताया जाएगा। यानी कि टोटल सारी चीजें हम इसमें शो करेंगे आपको। और ये क्लास जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। डेली सुबह 8 बजे मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, आप लोग उसमें देखेंगे और सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब उसमें एक बेहतरीन कमेंट करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और ये काम आप लोग करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा और हम अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सिंपली मैं इसमें एक बात बता के चलूं कि मैं जो सॉल्यूशन कराने वाला हूं वो आपको ना तो कभी यूट्यूब पर देखने को मिला होगा, ना आप कभी उसमें इन्वॉल्व हो पाओगे। मैं एक अलग ही तरीका आपको बताकर चलूंगा। देखो जाहिर सी बात है, मैथ तो एक कॉमन है, मैथ का सॉल्यूशन भी लगभग कॉमन होता है। यानी जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें तो आप ज़्यादा एडवांस करके कुछ ट्राई कर नहीं सकते हो, उसको तो आप नॉर्मली ही करोगे। लेकिन जो एडवांस क्वेश्चन है उसको आप एक बेसिक तरीके से कर सकते हो। मतलब एक कोई सवाल आया, मान के चलो कोई एडवांस सवाल है, तो उसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो बेसिक तरीका होता है जिसमें आपको टाइम लगता है, बेसिक तरीका आप जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग होता है। और एक अप्रोच होती है बेहतरीन वाली, और उस अप्रोच में कुछ समय सेव हो जाता है। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका आपके सीखने के लिए जरूरी है, दूसरा तरीका एग्जाम के लिए जरूरी है। तो इस सीरीज में आपको बेसिकली क्लास वाला फील आने वाला है कि सारी चीजें हम एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। अब एक सेट में आप जानते हो कि लगभग हर चैप्टर से एक एक सवाल आता ही आता है, यानी कि आपको एक क्लास में ही पूरे मैथ का एक कंप्लीट रिवीजन मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बात समझ पा रहे होंगे मेरी। और इसके विषय में थोड़ा सा हम जान लेते कि हम करने क्या वाले हैं। इसमें मैंने एक लाइन और जोड़ी है कि इस सीरीज के बाद मैथ्स का खात्मा 50 में से 50 कंफर्म। मतलब क्या है, सिंपल कि आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, कि चाहे सीजीएल का दो चाहे सीएचएसएल का दो, दोनों में ही 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 नंबर के आते हैं। तो अगर आप ये सीरीज कंप्लीट करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने एक क्लास देख ली, दो क्लास देख ली, मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट में क्या आएगा कि सीजीएल की 36 सेट आएंगे, इसके बाद सीएचएसएल में जो सेट आए हुए हैं प्री वो आएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सीपीओ की। ये तीन को मेनली मैं टारगेट करके चलूंगा। या फिर सीएचएसएल में जो सीजीएल के 2024 के और 2025 के 2023 के 2024 और 2023 के सेट को मैं लेकर चलूंगा, और सीएचएसएल के 2024 और 2023 के सेट को लेकर चलूंगा। ये अगर आपने चारों सीरीज कंप्लीट कर ली, जिसमें ये पार्ट 1 होने वाला है आपका, यहां पर लिखा हुआ है, ये पार्ट 2 होने वाला है, ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4, अगर चारों ही आपने कंप्लीट कर ली तो यहां पर कंफर्म 50 में से 50 आना तय है। आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता। लेकिन अगर आपने नॉर्मली ही देख ली, चलो मान के चला कि आपने कभी कभी मन किया, देख लिया वीडियो को और समझने का प्रयास किया, मन से नहीं पढ़ा,
तो फिर भी मन से अगर नहीं पढ़ा, नॉर्मली ही पढ़ लिया, तो मैं ये कह दूंगा कि आप 50 में से कुछ नहीं तो 45 नंबर तो कंफर्म ले आओगे। केवल इस सीरीज की मदद से अगर आप नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि हाँ कभी कभी देख लिए वीडियो को, तो उसमें अगर आप कंसेप्ट समझ लिए तो आप 50 में से 45 तो कंफर्म ही ले आओगे। लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो, सारे के सारी सीरीज की सारी वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी, बेहतरीन तरीके से समझी, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके नंबर जो है वो 50 में से 50 आना एकदम तय है, फिक्स है। ये जो मैं कराने वाला हूं सीरीज, इसके सामने अच्छे अच्छे फाउंडेशन बैच भी फेल है, ये समझ लेना। फाउंडेशन बैच में क्या है, टीचर अपने सवाल लेकर आते हैं, वो अपने सवालों को जैसे पहले कराते चले आ रहे हैं उसी हिसाब से आज भी करा रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम में क्या नया आ रहा है क्या पुराना आ रहा है, वो केवल अपना एक तरीका है, उसी से कोई बच्चों को पढ़ाए चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उनकी लेटेस्ट सॉल्यूशन मिलने वाला। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि फाउंडेशन बैच भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर फाउंडेशन बैच तो मेरा बेकार है, यही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे हम क्या कर सकते हैं, 50 में से 50 ला सकते हैं। ठीक है, कॉमन है। तो बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें क्या करेंगे, बेहतरीन सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और करना क्या, कमेंट जरूर करना है, एक बेहतरीन सा कमेंट करना है क्लास के बाद में। और कमेंट में ये नहीं कि आप पॉजिटिव कमेंट करो, कमेंट ये भी कर सकते हो कि भाई इसमें थोड़ी सी कमी क्या आ रही है। अगर आप कमियां बताएंगे तभी तो हम उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के समय व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम करने वाले हैं, देखो सबसे पहले मैं शेड्यूल बता दूं कि पार्ट 1 का जो शेड्यूल होने वाला है वो एसएससी सीजीएल 2024 के 36 सेट होने वाले हैं, ये इसका शेड्यूल है। और पहले वाले डे में जो हम करने वाले हैं वो 9/9/2025 का शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन है, लेकिन ये केवल सॉल्यूशन नहीं होंगे, इसमें आपको कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा। चलिए भाई, बिना किसी देरी के, समय ज्यादा ना व्यर्थ करते हुए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होने वाला है। अब ये क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर जब पेपर में आया होगा तो बच्चों ने पहले धैर्यपूर्वक पढ़ा होगा। द रेडी ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो दिस एंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो अगर मुझे हाइट फाइंड करनी है तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला किसका पता होना चाहिए, शंकु का, यानी कि कोन का। कोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, वॉल्यूम का। तो मैं यहां लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, सिंपल है, समझ पा रहे होगे बात को। इस फॉर्मूले को कॉपी में लिख लो, नोट कर लो, रट्टा मार लो। ठीक है, रट्टा मार लो, बहुत जरूरी फॉर्मूला है, याद होना चाहिए 100%, क्योंकि शंकु पर सवाल बेसिकली बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि शंकु 2 दे रहा है और दोनों का रेडियस जो है वो 2 और 5 के रेशियो में है, जबकि इनका वॉल्यूम जो है वो 3 और 5 के रेशियो में है। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, यहां पर जो रेशियो है वो 3 और 5 का है। तो अगर पहला वॉल्यूम फॉर्मूले के हिसाब से मैं निकालूं तो मेरा सिंपल कहूंगा कि 1/3 पाई, आर को R1 मानते हैं और H को H1 मानते हैं। ऐसे ही 1/3 पाई, आर को R2 मानते हैं और H को H2 मानते हैं। इस तरीके से ये 3/5 है। आप यहाँ कहेंगे 1/3 पाई से 1/3 पाई कटेगा भाई, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट थे तो कट गए, बराबर है, काट दिए। अब यहाँ पर R1 कितना है, 2 रेशियो, और R2 कितना है, 5 रेशियो। तो मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 4/25। 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो H1/H2 मुझे निकालना है, रेशियो निकालना था, तो मैं कहूँगा 5 से 5 बार। तो 5 दिया कितना होता है मेरे लाल, आप कहोगे 15 होता है सर। तो H1/H2 जो आएगा वो 15 कितना आएगा, 4 आएगा। 15/4 को ही मैं 15/4 कहता हूँ, यही मेरा डी ऑप्शन होगा। अब सिंपली ये बेसिक तरीका है इस सवाल को करने का कि एक एक चीज मैंने ध्यान दी कि फॉर्मूला क्या है,
मैंने देखा कि कौन सी चीज कैसे कट रही है। लेकिन अगर एग्जाम के अप्रोच के हिसाब से बात करी जाए तो इस टाइप में यही सवाल बनेगा बेसिकली, आपको और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पर आपको रेडियस का दिया है और हाइट का भी रेशियो दे देता, फिर आपसे वॉल्यूम का पूछ लेता, तो वहां पर भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी थी। लेकिन अब मैं बात करूंगा एग्जाम अप्रोच की, मतलब एग्जाम में आप इस सवाल को कैसे देख सकते हो, एग्जाम में इस सवाल को कैसे देख सकते हो। ठीक है, अब समझना बात को मेरे भाई, एग्जाम में करना क्या है। जब भी आपको हाइट की बात करे, जब भी आपको हाइट की बात करे तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देना है रेशियो के रेसिप्रोकल के स्क्वायर का। मुझे कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्ट ट्राई करूंगा, वहां करूंगा क्या कि वॉल्यूम के रेशियो में मल्टीप्लाई कर दूंगा रेडियस के रेशियो के रेसिप्रोकल का स्क्वायर। सिंपल है। तो मैं कहूंगा यहाँ वॉल्यूम जो है वो 3 और 5 है, R2 कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, और R1 कितना है 2 का स्क्वायर 4। तो 5 से काटा 5 बार, यानी कि मेरा आंसर आएगा 15/4 या 15/4। इससे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए बहुत सारी, और प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी और आप मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर लगा के चले आओगे। तो आपको दोनों ही पढ़ने हैं, तरीके दोनों ही करने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है दिमाग में कि एग्जाम टाइम पर ये याद आ जाए। अगर ये याद नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इसमें बस 5-10 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा और कुछ नहीं है, आंसर फिर भी एकदम सही आएगा, 5-10 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे बस। ठीक है, समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। जैसे ये सवाल है कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61 का मान क्या होगा। तो देखो सिंपल सवाल है, इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या होता है वो मैं बात करता हूं। देखो आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, मैं वो कहता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, या ये कह लो कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब इस फॉर्मूले से एक चीज मेरे समझ में आई मेरे भाई, कि मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 के बराबर है, सॉरी साइन थीटा 2 के बराबर है। ठीक है, अगर कॉस थीटा 1, यहां पर ये लिखेंगे कॉस थीटा 2 के बराबर है। ठीक है, दो कोण है थीटा 1 और थीटा 2, अगर कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है जब मेरे भाई, ठीक है, जब मेरे भाई क्या होगा, नहीं यहां पर मैं साइन ही लिखने वाला था, वो गलती से हो गया, साइन थीटा 2 ही होगा। अगर कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि थीटा 1 और थीटा 2 का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये तभी पॉसिबल है अगर कॉस थीटा 1 बराबर होगा साइन थीटा 2 के, तो इसका मतलब सीधा ये है कि थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 90 होगी। अब इस पर थोड़ा सा बेसिक में बात कर लेते हैं। बेसिक में बात क्यों करनी है, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। अब मैंने जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल एक आपके सामने बना दिया, यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोण कितने का होता है, 90 का। तो अगर मैं ये थीटा 1 कहता हूँ और अगर मैं थीटा 2 कहता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि इसके लिए ये जो है ये परपेंडिकुलर है और इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर है। यही तो होता है, एंगल के सामने का जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। तो इसके लिए आपको ये परपेंडिकुलर दिख रही होगी, इसके लिए ये परपेंडिकुलर दिख रही होगी। तो अगर मैं इसके आधार पर मेरे भाई साइन थीटा निकालता हूं तो साइन थीटा 1 क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये मान के चलो साइड दे देते हैं, ए बी सी कर देते हैं इसको। तो आप यहां कहेंगे कि ए बी अपॉन क्या आएगा, ए सी आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वहीं अगर इसके आधार पर अगर मैं cos थीटा 2 निकालूं, cos थीटा 2 निकालूं, तो इसके लिए बेस जो है, देखो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो इसके आधार पर एंगल थीटा 2 के आधार पर बेस जो है वो क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनस तो ए सी रहेगा। तो आपने देखा कि ये दोनों वैल्यू जो आ रही है वो कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। यानी कि साइन थीटा 1 जो है वो बराबर है कॉस थीटा 2 के। साइन थीटा 1 जो है वो बराबर है किसके, कॉस थीटा 2 के बराबर है। अब ये बराबर क्यों है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 90 डिग्री। भाई एक ट्राइंगल में तीनों एंगल कितने के होते हैं, 180 के। अगर उसमें से एक 90 का है तो दोनों बचे हुए ट्राइंगल जो हैं वो कितने के होंगे, आप कहोगे सर 90 डिग्री के होंगे। तो यहां पर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद करके चलो कि अगर कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो आप सीधा कह सकते हैं मेरे भाई कि यहां पर थीटा 1 जो होगा वो थीटा 2 के बराबर होगा, मतलब कॉस थीटा 1 बराबर होगा साइन थीटा 2 के। अब यहां पर जैसे बात करूं कि मेरे भाई यहां पर कॉस स्क्वायर 29 है, कॉस स्क्वायर 61 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का सम कितना है, आप कहोगे सर 90 डिग्री है। तो ये कॉस स्क्वायर 29 है, कॉस स्क्वायर 29 है। अब देखो यहां पर अगर कॉस थीटा 1 है, कॉस थीटा 1 है तो मैं इसको बराबर लिख सकता हूं साइन थीटा 2 के। तो 61 अगर थीटा 1 है और 29 अगर थीटा 2 है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखो यहां लिख देते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, देखो इधर समझना कि कॉस स्क्वायर 29 और प्लस मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 29 में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, समझ में आई होगी बात। थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं थोड़ा सा ज़्यादा खींच दिया इसको, लेकिन चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने कहा है आपको कि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम अप्रोच मिलेगी, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बेसिक से बताई जाएंगी। तो मैं यहाँ बेसिक से ही बताने का काम कर रहा हूँ आपको। आपको पहला फॉर्मूला मैंने बताया कि ये होता है, दूसरा आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। अब तीसरा कंडीशन मैंने जो बताई वो ये बताई कि अगर ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो साइन थीटा 1 की वैल्यू वही होगी जो कॉस थीटा 2 की वैल्यू होगी। यानी कि इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है मेरे भाई, तो मैं सीधा कह दूंगा कि थीटा 1 और थीटा 2 अगर 90 है तो कॉस थीटा 1 जो होगा वो साइन थीटा 2 के बराबर होगा, या फिर साइन थीटा 1 जो होगा वो कॉस थीटा 2 के बराबर होगा। तो इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, देखो ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं। मान के चलो कल ये आ सकता है कि साइन स्क्वायर मान के चलो कुछ भी दे दे 25 प्लस साइन स्क्वायर 75 का वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 कितना है, आप कहोगे सर 90 डिग्री है। तो मेरे भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 25। तो साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25 का सम जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। समझ गए होगे बात को। कोई दिक्कत, कोई शक, संदेह, समस्या, परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी चीजें मैंने समझा दी है। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से के का मान क्या हो सकता है। ये सिंप्लीफिकेशन का बेसिक क्वेश्चन है, इसमें हम कोई कंसेप्ट यूज नहीं करते हैं, बस कैलकुलेट करते हैं बोर्ड मास के आधार पे। बोर्ड मास ये कहता है, भाई बोर्ड मास आप जानते हो, बोर्ड मास सीधा सीधा ये कहता है कि सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ को देखना है। ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट इस टाइप के होते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ब्रैकेट बने होते हैं बहुत सारे। ऑफ को देखना है, और ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन, और एंड में सब्ट्रैक्शन। ये बोर्ड मास कहता है सीधा सीधा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर डाटा है, तो ब्रैकेट का डाटा खत्म, ऑफ है नहीं, तो ऑफ तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, जो चीज़ है ही नहीं उसको इस्तेमाल करने का मतलब ही नहीं बनता। यानी अब हमें जो करना है डायरेक्ट क्या करना है, डिवाइड। तो डिवाइड कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है, 8 से काटा कितनी बार, 11 बार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 गुणे 11 के हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 7 पंजे 35, तो 36 में से 35 का कितना बचेगा, 1। तो 1 प्लस के स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो 1 प्लस के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 11 के माइनस का 9, तो के स्क्वायर माइनस के 11 के और ये प्लस का 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है कि 11 है, 10 और 1 का सम, तो के की वैल्यू 2 आएंगी, 1 और 10 आएगी। 10 और 1 का सम है तो के की वैल्यू जो आएगी वो 1 और 10 आएगी।
आप इसको बेसिकली आप ब्रेक करके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि 11 जो है वो 10 और 1 का सम है, तो इसका मतलब, और नेगेटिव वैल्यू कहाँ लगी हुई है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लगी है। अगर ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, इन दोनों को जोड़ने पर 1 आ रहा हो, तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो कि 1 और 10 आएगी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होगे मेरी बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। मतलब कॉन्ग्रेंट होने की प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में इसने डिस्कस किया है ऑप्शन में, और आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी एकदम सही है। तो कॉन्ग्रेंट होने की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो मैं कॉन्ग्रेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। दो ट्राइंगलों को अगर आपको कॉन्ग्रेंट बताना है, जैसे ये दो ट्राइंगल है, तो कॉन्ग्रेंट के लिए जरूरी क्या है, या तो दो साइड और एक एंगल को आप क्या कर दो, इक्वल कर दो। दो साइड, इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड, या तो आप ऐसे कर लो, या इसकी तीनों साइड ही आप इक्वल प्रूफ कर दो कि तीनों साइड बराबर है, तो इसको बोलते हैं साइड साइड साइड। या आपको क्या करना है, दो एंगल इक्वल कर दो, एक साइड इक्वल कर दो, उसको हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है। और एक होता है एंगल एंगल साइड। ये आप 4 प्रॉपर्टी प्रूफ कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्राइंगल जो कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। मतलब अगर मैंने तीनों साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया तो दोनों ट्राइंगल जो हो जाएंगे वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो आप ये कहोगे कि ये एंगल साइड एंगल से इक्वल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, पहला ऑप्शन है कि इनके आधार और ऊंचाई समान है। देखो कभी भी दो ट्राइंगल की बेस और हाइट इक्वल होने से वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं होते। अगर बेस और हाइट इक्वल है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं कर सकते हो आप। उसके लिए बेसिकली आपको ये 4 रूल आना जरूरी है, तो ये तो है नहीं, गलत है। अगला कह रहा है दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण बराबर है। तो दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और अगर एक कोण बराबर है तो उससे भी प्रूफ नहीं कर सकते। या तो दो भुजा एक कोण बराबर होना चाहिए, या फिर दो कोण एक भुजा बराबर होने चाहिए, या तो तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या फिर दो कोण एक भुजा बराबर होनी चाहिए। यही तो प्रॉपर्टी है। अगला कह रहा है इनकी दो भुजाएं बराबर हैं और परिमाप समान है। देखो मेरे भाई, अब यहां से निकाल सकते हो आप, इससे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर दो भुजाएं बराबर हैं, दो साइड मान के चलो, ये ए है ये बी है, तो ये भी ए है और ए बी है। अगर पेरीमीटर इसका मान के चलो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक काम करते हैं, नंबर बेस पे ज्यादा आसान रहेगा, नंबर बेस पे आसान रहेगा, ठीक है, समझना मेरी बात को। नंबर बेस पे मान के चलते, अगर मैं कहूं कि पेरीमीटर मेरा 20 है, ठीक है, जिसमें से ये 6 है ये 7 है, तो ये कितना होगा, ये भी 7 होगा। अगर तो वो छोड़ो, मैंने पहले जोड़ क्यों दिया, यहां पर मैंने अगर कहा ये 6 है ये 7 है, तो दो भुजाएं बराबर है, ये भी 6 होगा ये 7 होगा। तो अगर इसका पेरीमीटर मेरे भाई 20 है, दोनों का पेरीमीटर बराबर है, तो ये साइड अगर बराबर है, ये भी 6 ये भी 7 ये भी 6 ये भी 7, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो 7 और 6 13, तो ये भी 7 होगा, 13 और 7 20 हो जाएगा। यहां पर मैं करूंगा 7 और 6 13, 13 और 7 ये भी 20 हो जाएगा। तो पेरीमीटर बराबर होने और दो साइड बराबर होने का सीधा मतलब है कि तीसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। अगर पेरीमीटर बराबर है, दो साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब तीसरी साइड तो अपने आप बराबर होगी। तो तीनों साइड बराबर होती हैं तभी तो प्रॉपर्टी बनती है कि ये कॉन्ग्रेंट होगा। तो मेरे भाई ऑप्शन सी क्या है, मेरा करेक्ट आंसर है। समझ में आई होगी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। अगला सवाल क्या होने वाला, ये तो बहुत ही कॉमन सा बेसिक सा सवाल था। ये मुझे दिखाई दे रहा है ये एक्स स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर x प्लस 3 है। तो आपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, सिंपल सा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a माइनस बी और a प्लस बी होता है। यानी कि मुझे ये दिख रहा है कि ये वो आएगा, ये x माइनस 3 और x प्लस 3 आएगा, और अगर इसमें से x प्लस 3 का डिवाइड करता हूं तो ये कट जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा वो x माइनस 3 आंसर होगा। क्या आंसर होगा, आप कहोगे x माइनस 3 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है। देखो दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख सकते हो, आप x की वैल्यू 0 रख सकते हो। देखो कुछ नहीं आता तो x पुट कर लो, x बराबर कितना 0, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 होगा, ये x प्लस 3 होगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 9, ये हो जाएगा 0 प्लस 3।
तो -9 में 3 का डिवाइड करोगे तो -3 आएगा। अब ऑप्शन में x की वैल्यू 0 रख के -3 कहाँ पर आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही करेक्ट आंसर है। एक ही ऑप्शन में -3 आ रहा है, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पर 0 रखोगे तो -9 आएगा, जो तो आंसर है नहीं। यहाँ 0 रखोगे -3 आएगा, यहाँ 0 रखोगे -9 आएगा, यहाँ 0 रखोगे 3 आएगा। तो -3 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा, बात खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, दोनों ही बेसिक तरीके हैं। चलो, ये इस बार लेटेस्ट और नया सवाल आया आपके एग्जाम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो ये सवाल का कोई सॉल्यूशन बनता ही नहीं है। इस सवाल के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसमें जो वैल्यू पूछी गई है उसके बहुत सारे मान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर निकालना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि आंसर केवल एक ही तरीके से आ सकता है और वो तरीका ऑप्शनल, बस। क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम पूरा कर नहीं सकते हैं, इसमें 2 इक्वेशन निकल के आएंगे और इक्वेशन से कभी सॉल्व होगा नहीं ये सवाल। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। इसका बेसिकली एक शॉर्ट मेथड भी है। देखो पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ, फिर शॉर्ट मेथड की बात करेंगे हम। ठीक है, बेसिक क्या कह रहा है कि 5 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है और 1 रुपए का कॉइन है। 5 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है और अगर 1 रुपए का कॉइन है। अगर मैं कॉइन्स की बात करूं तो मैं सीधा कहूं कि 5 रुपए के एक्स कॉइन है, 2 रुपए के वाई कॉइन है, 1 रुपए के जेड कॉइन है। तो तीनों कॉइन मिलाकर कितने हैं, तो आप कहोगे सर 40 कॉइन दे रखे हैं। यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। सिंपल समझना। जबकि रुपए कितने हैं, 100। तो मेरे भाई ये बताना कि अगर 5 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो टोटल 5x रुपए बनेंगे, 2 रुपए के वाई सिक्के हैं तो 2 वाई रुपए बनेंगे, 1 रुपए का जेड सिक्के हैं तो कुल मिलाकर जेड रुपए बनेंगे। तो यहाँ पर टोटल रुपए ये इतने होंगे जो मिलाकर कितने हैं, 100 हैं। ये 2 इक्वेशन आपके सामने आ गई, ये 2 इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब आपको करना क्या है कि इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि जेड यहाँ पर भी अकेला अकेला है, तो माइनस कर देंगे। यानी कि इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं कि इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को। तो माइनस करने से ये 5x में से x गया 4x आएगा, और 2y में से y गया तो y आएगा, और ये 0 हो जाएगा, जेड जेड कट के 100 में से 40 गया 60 आ गया। तो ये एक इक्वेशन नई बन के आ गई। अब इस इक्वेशन में मुझे करना क्या है कि मैं वैल्यू रख के देखूंगा, वैल्यू रख के देखूंगा। अगर मैं 16 रखता हूं, देखो यहाँ 17 रखते हैं, 17 चौके 68, तो 60 में से 68 गया, माइनस का 8 आएगा। तो भाई मेरे कॉइन्स की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती है, ये सवाल का ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं 18 रख के देखता हूं तो जाहिर सी बात है 18 चौके 72, वाई की वैल्यू -12 आएगी, तो नेगेटिव में हो नहीं सकती है। 16 रख के देखता हूं तो 16 चौक 64, माइनस के 4 आएगी, तो ये भी नहीं हो सकती है। अब 13 रखता हूं तो 13 चौक 48, सॉरी 13 चौक 52 होता है, 48 कह रहा हूं मैं। अगर मैं x की वैल्यू 13 रखता हूं तो y जो आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि मुझे पता चला कि अगर 5 रुपए के कॉइन 13 हैं तो वाई रुपए के कॉइन 8 हैं, तो 13 8 कितना हो गया, 21। तो इसके कॉइन 19 होंगे, क्योंकि टोटल तीनों के कॉइन की संख्या जो थी वो कितनी थी, 40 थी। तो यहां पर देखो 13 पंजे 65 रुपए हो गए, ये 8 दूनी 16 रुपए हो गए, ये 19 एकन 19 रुपए हो गए। तो यहाँ टोटल जोड़ के जो आएंगे वो 100 रुपए आ जाएंगे। यानी कि मेरी सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। लेकिन मेरे भाई इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मैंने जो बात कही थी, अगर मैं वैल्यू पुटिंग ना करूं तो इसका आंसर ये आ ही नहीं सकता, मतलब कंडीशनें बनेंगी फिर बहुत सारी। कैसे, वो समझना। अगर मैं यहाँ x का मान के चलो 15 लेके चलता हूं, 15 लेके चलता हूं, तो 15 चौका 60 आएगा, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। यानी ये भी तो कह सकता हूं कि 2 रुपए के कॉइन जो हैं वो कितने हैं, 0 हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर 2 रुपए के कॉइन 0 हैं तो 5 रुपए के कॉइन कितने होंगे, 5 रुपए के कॉइन कितने होंगे, आप कहोगे सर 15 होंगे। 2 रुपए के कॉइन कितने होंगे, अगर 0 हैं तो इसका मतलब 1 रुपए के कॉइन बचे हुए कितने होंगे, 25 होंगे। तो 25 और 15 तभी तो 40 कॉइन बनेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर 15 पंजे 75 रुपए आएंगे, और यहाँ 25 सेकंड 25 रुपए आएंगे, तब भी कितने रुपए बनना है, 100 बनना है।
यानी एक कंडीशन तो ये भी फॉलो हो रही है मेरे भाई कि 15 रुपए के, सॉरी 15 कॉइन अगर 5 रुपए के हैं और 25 कॉइन अगर 1 रुपए के हैं तब भी तो 40 कॉइन हो रहे और टोटल रुपए भी 100 हो रहे, यानी कंडीशन फॉलो कर रही है। अगर मैं इसमें मान के चलो, अगर मैं मान के चलो कि यहाँ पर x की वैल्यू 14 रखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 14 रखता हूँ तो 14 4 जा 56 और y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो अगर y की वैल्यू 4 है, मान के चलो 5 रुपए के अगर 14 कॉइन है और 2 रुपए के अगर 4 कॉइन है तो 14 और 4 18 कॉइन हो गए। बचे कितने कॉइन, आपने कहा 22 कॉइन, तो 1 रुपए के 22 कॉइन होंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 40 है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा मेरे भाई कि 70 रुपये आएंगे, यहाँ पर 8 रुपये आएंगे और यहाँ पर 22 रुपये आएंगे, तब भी कितने रुपए हो रहे हैं, 100। यानी कि कॉइन 40 और 100 रुपये वो इस हिसाब से भी हो रहे हैं। क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि अगर इसका ऑप्शन मेरे पास ना हो तो मैं इस सवाल को कर नहीं सकता, इस सवाल को मैं कर नहीं सकता। मैं केवल एक ही काम कर सकता हूं, अब मैं वो शॉर्ट मेथड में आपको समझाऊंगा। देखो ऑप्शन के हिसाब से तो मेरा आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, मैं इसको बेसिकली वहीं पर लेके जाता हूं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल को बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो y की वैल्यू जो आ रही थी वो 8 आ रही, तो मैंने कहा कि t की वैल्यू जो है वो 13 हो सकती है, लेकिन इस सवाल को बिना इस इक्वेशन वगैरह के हम कैसे करें वो समझना। तो जैसा मैंने समझाया कि इस सवाल के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। वैल्यू पुट करके देख लेना, आंसर आते चले जाएंगे। तो ऐसे केस में मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट अगर ये सवाल पेपर में आता है तो मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ 2 रुपये के कॉइन जो हैं, मैं ये कहूँगा 2 रुपये के कॉइन जो हैं वो 0 हैं। यहाँ ले कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि 2 रुपये के कॉइन जो हैं वो कितने हैं, 0 हैं। तो अब मेरे पास कॉइन कितने बचे, 5 का और 1 का, 5 रुपये का कॉइन बचा और 1 रुपये का कॉइन बचा। तो एलिगेशन लगाने में मुझे क्या ही तकलीफ है, एलिगेशन लगाना कैसे कि अगर 100 रुपये मेरे भाई, 100 रुपये कहाँ है, मतलब 100 रुपये ये, अगर 100 रुपये 5-5 के कॉइन से बनाऊंगा तो कितने कॉइन आएंगे, 20 कॉइन आएंगे। भाई 5-5 के कॉइन से 100 रुपये बनाने होंगे तो कितने कॉइन लेके आऊंगा, 20 कॉइन लेके आऊंगा। जबकि 1 रुपये से मुझे 100 कॉइन लाने पड़ेंगे, लेकिन कॉइन कितने हैं, 40। तो यहाँ पर रेशियो जो आएगा वो 60 और 20 यानी 3 और 1 का आएगा। कितना आएगा, 3 और 1 का आएगा। अब ये जो रेशियो आया, अगर मैंने यहाँ कॉइन लिए हैं तो रेशियो मेरा रुपए में आएगा, अगर कॉइन लिए हैं तो रेशियो कितने आएगा, रुपए आएगा। लेकिन अगर रुपए लोगे तो रेशियो कॉइन में आएगा। ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं मान के चलो कि इससे 5 रुपए के कॉइन से कितने बना रहा हूं, अगर हाँ ऐसे लेके चल सकते हैं, अगर 40 के 40 कॉइन 5 रुपए के होते तो कितने रुपए बनते, 200। और अगर 40 के 40 कॉइन 1 रुपए के होते तो कितने रुपए बनते, 40। लेकिन है कितने रुपए, 100। तो यहाँ पर आएगा 60, यहाँ पर आएगा 100, यानी कि कॉइन का रेशियो जो आएगा वो 3 और 5 का आएगा। तो कॉइन टोटल कितने हो गए, 8। 8 की वैल्यू कितनी है, 40, क्योंकि 40 कॉइन है। कितने गुना, 5 गुना। तो यहाँ पर जो 5 रुपए के कॉइन की वैल्यू जो मैक्सिमम आ सकती है वो कितनी आ सकती है, 15 आ सकती है। 5 से कितना होता है, 15। यानी 5 रुपए के कॉइन की वैल्यू मैक्सिमम जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, 15 हो सकती है। 15 से ज़्यादा वाले ऑप्शन हमेशा गलत रहेंगे। तो 15 से ज़्यादा वाले ऑप्शन ही हमेशा तीनों गलत हैं, इसलिए इसने ये ऑप्शन दे रखे हैं कि 15 से ज़्यादा। क्योंकि 15 से कम वाले जो भी ऑप्शन होंगे, चाहे आप 14 ले लो, 13 ले लो, 12 ले लो, 11 ले लो, सारे के सारे सही होंगे। तो आपको ऑप्शन में एक ही सही दे सकता है, सारे के सारे नहीं देगा। तो आपको बस ये चेक करना है कि 15 मैक्सिमम कॉइन जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 15 से कम एक ही ऑप्शन है, 13 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बातें भाई, कोई डाउट नहीं है किसी के मन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपके सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करना है इसको। तो ये बेसिकली मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ कि ये जो कंडीशन दिख रही है ना मुझे, देखो इसको अलग से लिख के देखते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ कि x³ प्लस के, इसमें 15x अगर कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा x + 5 और प्लस ये दिख रहा है 5 का क्यूब। ठीक है, समझना यहाँ से बात को, ये आप लोग पढ़ रखे हो पहले। तो अगर मैं x³ लिखता हूँ, इसको मैं ब्रेक करता हूँ 3 × 5x में, या x × 5 में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली दिखाई दे रहा है कि ये a³ + b³ + 3 टाइम ऑफ ab a + b।
यानी कि मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि a प्लस बी के होल क्यूब का, a प्लस बी के होल क्यूब का, कि a क्यूब प्लस 3 टाइम ऑफ ए बी और ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस का बी क्यूब। ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कि नहीं आ रहा? आपको कहोगे जी सर नजर आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x प्लस 5 का क्या होगा, होल क्यूब होगा। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके मैंने लिख दिया कि ये x प्लस 5 का क्या होगा, होल क्यूब होगा। तो यहाँ पर बस इसकी जगह लिखना था कि x प्लस 5 का होल क्यूब, और ये है x माइनस 5। अब ये दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसको घटा देंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे, तो घटाने वाला तो ये कट गया और इससे एक पावर कम हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यही मेरा आंसर होगा। अच्छा, इसमें ऑफ इसको खोल दिया है, तो a स्क्वायर कर दिया है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 5 दूनी 10x, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो आपने कहा डी ऑप्शन है, यही मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी को बातें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के मन में, क्योंकि सिंपल सवाल था, बेसिक क्वेश्चन था। बाकी आपको इसको वैल्यू पुटिंग से अगर करने जाओगे तो दिक्कत ये है ना कि अगर मैं इसको 0 करता हूं तो यहाँ पर भी 25 आएगा, 0 करने पर यहाँ पर भी 25 आएगा, 0 ये तो माइनस 25 आएगा, तो पॉसिबल नहीं है, ये भी 25 आएगा। यानी कि ऑप्शन लगभग एक जैसे थे, इसलिए मैं 0 पुट कर नहीं सकता एक्स की वैल्यू को। ठीक है, बाकी और भी कुछ कर सकते हो आप, 1 रख सकते हो, लेकिन 1 से फिर कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। अगर मैं 1 रखूंगा ना, देखो जैसे वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, अगर फॉर्मूला बेस आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप अगर x बराबर 1 रखते हो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो 1 और 15 और 1 16, 16 और 75 कितना हो जाएगा, आपको हो गया 91, 91 और 125 जो हो जाएगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा 224, सॉरी 91 है ना, तो 216 हो जाएगा। ठीक है, 91 और 125 कितना हो जाएगा, 216। अब यहाँ पर ये आएगा माइनस के 24 और ये आएगा माइनस के 4, तो यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो 36 आएगा। तो आपको ये चेक करना है कि 36 किस में आ रहा है। तो देखो 1 और 5 6 और ये 31 आ रहा है, गलत है। 1 और 25 26 आ रहा है, गलत है, ये तो गलत है ही। तो 1 और 10 11, 11 और 25 36, तो 36 इससे आ रहा है, यही आपका आंसर होगा। तो वैल्यू पुटिंग से भी आप आंसर ला सकते हो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो इजी तरीके से। फॉर्मूले में कोई ज्यादा टफनेस नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये a प्लस बी का होल क्यूब बनना है, तो इजी तरीके से कर सकते हो। अगर नहीं फॉर्मूला याद आ रहा, फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हो, तो देखो 0 रखने से तो मुझे दिख रहा था कि ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन तीनों एक बराबर नजर आएंगे, तो मैंने x की वैल्यू 1 रख दी। तो 1 15 75 और 125 216 बटे में किया तो मेरा आंसर 36 आ रहा है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 1 रखूंगा तो 31 आएगा, यहाँ पर 1 रखूंगा 26 आएगा, इसमें कुछ नहीं है, खराब है ये तो, और इनमें जोड़ने पर 36 आ रहा है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, समझ पाए होगे मैंने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 8 देखो। देखो सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने फर्स्ट वाला सवाल आपको कराया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि θ1 प्लस θ2 अगर मेरे भाई 90 डिग्री हो तो उनके स्क्वायर का जो सम आएगा, इनके स्क्वायर का सम जो आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसी बेस पर आधारित सवाल है। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 30 में अगर साइन स्क्वायर 60 जोड़ूंगा तो 60 और 30 का सम कितना होता है, 90 होता है, तो वैल्यू 1 देगा। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर 40 में साइन स्क्वायर 50 जोड़ूंगा तो वैल्यू देगा 1, क्योंकि माइनस के थे तो माइनस 1 आएगा। अब साइन 45 में साइन स्क्वायर 45 जोड़ूंगा तो ये भी 1 आएगा, क्योंकि 45 45 90 होता है, तो साइन स्क्वायर θ1 साइन स्क्वायर θ2 की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। यहाँ पर भी कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 से +1 -1 से +1, यानी ओवरऑल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये सवाल मैंने बेसिकली पहले वाले कंसेप्ट में समझा दिया आपको कि होता क्या है इसमें। θ1 और θ2 की वैल्यू अगर सम जो हो उन दोनों का वो अगर 90 डिग्री के बराबर होगा तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर θ1 और साइन स्क्वायर θ2 जो होगा वो इक्वल 1 होगा। ठीक है, इसमें ये कंडीशन भी फॉलो हो जाती कि कॉस स्क्वायर θ1 और कॉस स्क्वायर θ2 होता तो वो भी कितना होता, 1 होता। यहाँ पर भी एक कंडीशन बना के दे सकता है। इस सवाल को कॉस के फॉर्म में दे देगा तब भी आंसर उसका 0 ही आएगा। एक ही बात है, समझ में रखना है, थोड़ा ध्यान में रखना है, पेशेंस बनाकर समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है। तो देखो सिंपल सा भाई ना,
6 का रूल मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे 2 और 3 का रूल पता है। 2 का रूल कहता है कि लास्ट की डिजिट जो है वो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शन में सारे के सारे इवन नंबर हैं, तो इसका मतलब मुझे 2 का चेक करना ही नहीं था। मुझे किसका चेक करना है? 3 का चेक करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो जो योग बना रहा है 3 के मल्टीपल का, वो आप हटा दो। 3 का मल्टीपल 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया, 2 और 1 3 हटा दिया। अब मेरे पास बचा 4 प्लस के। तो मैं 4 में क्या जोड़ दूं मेरे भाई कि कुल मिलाकर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है कि 4 में अगर 2 जोड़ दूंगा तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाए, सिंपल सवाल है, आराम से कर लोगे। अब जैसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी और सी डी वृत्त त्रिज्या की समान भुजा पर 2 समानांतर जीवाएं हैं। ठीक है, ओपी ए बी के लंबवत है और ओ क्यू सी डी के लंबवत है। ए बी इतनी है, सी डी इतनी है, पी क्यू इतना है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी एंड सी डी बी द पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड। पैरेलल कॉर्ड्स है वो भी किस साइड? सेम साइड की बात कर रहा है। तो आओ इसको पहले बारे में समझ लेते हैं। सिंपल ध्यान रखना, पैरेलल कॉर्ड्स है वो भी सेम साइड। जैसे मैंने कहूँ ये सर्कल है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी के मन में। तो यहाँ पर अगर पॉइंट है कोई और सेम साइड पर 2 कॉर्ड है, छोड़ अल्ले भाई थोड़ा सा जिद्दी सा ही है। ठीक है, तो सेम साइड 2 कॉर्ड है। तो मैंने कहा एक कॉर्ड अगर ये है तो दूसरा कॉर्ड ये होगा। एक ही साइड है दोनों के दोनों कॉर्ड, तो मैंने यहाँ पर आराम से बना दिया कि 2 कॉर्ड एक साइड कैसे हो सकते हैं। अब इसमें बेसिकली 2 तरह के सवाल बनते हैं जब पैरेलल ये कॉर्ड जो होते हैं पैरेलल, ये एक सेम साइड हो एक अपोजिट साइड हो। 2 तरीके सवाल बनेंगे, एक सेम साइड में हो दोनों और एक अपोजिट साइड में हो दोनों। इस तरीके से 2 सवाल बनते हैं हमेशा। तो पहले मैं बात करता हूँ सेम साइड की। तो सेम साइड में ध्यान रखना, जैसे मैं कहूँ कि ये रेडियस होगी आपकी, ये रेडियस होगी, और अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो अगर ये P है, ये Q है, और ये A B है और ये सी डी है। अगर मैं कहूं कि ए बी की लेंथ, मान के चलो अगर मैं सीधा सा कह दूं मेरे भाई कि ये ए बी जो दिखाई दे रहा है इसकी लेंथ अगर x है और आपको ये सी डी जो दिखाई दे रहा है अगर इसकी लेंथ मेरे भाई y है, तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस आएगा P और Q का जो डिफरेंस आएगा, मतलब O से लेके P तक का और O से लेके Q तक का, इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा, मैं सीधा कहूंगा कि दोनों x प्लस वाई, सॉरी मैंने कुछ अलग कर दिया क्या, हाँ सॉरी y बड़ी है ना, यहाँ पर ध्यान रखना ये y बड़ी है, y बड़ी है x छोटी है, तो y माइनस एक्स इसके आधे के बराबर आएगा। इनका जो डिफरेंस आएगा वो y माइनस एक्स के आधे के बराबर आएगा। एक तो आप ये प्रॉपर्टी याद रख लेना। दूसरी बात मेरे भाई, दूसरी बात कि अगर x का आधा करूं और y का आधा करूं और रेडियस को साथ में लूं, तो ये तीनों जो आएंगे वो एक ट्रिपलेट फॉर्म में बनेगा। ट्रिपलेट फॉर्म का मतलब सीधा होगा कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा बराबर होगी x अपॉन 2k स्क्वायर प्लस y अपॉन 2k स्क्वायर के। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? ये अगर एक साइड बनता है तब ये प्रॉपर्टी बनती है कि OP माइनस OQ जो होता है वो y माइनस एक्स अपॉन 2 के बराबर होता है, यानी इसमें से ये घटाया और मेरे को 2 के भाग करना पड़ेगा। और दूसरी ये बनती है कि मेरे भाई कि इसका आधा और रेडियस, ये तीनों जो होती हैं ये ट्रिपलेट फॉर्म में होती हैं। अब सिंपल समझना क्या है, जैसे क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन में भी यही बात कर रहा है। मैं दोबारा से एक बार बना देता हूं। क्वेश्चन में भी सेम बात कर रहा है कि ये कुल मिलाकर मेरे भाई ये 2 कॉर्ड हैं, ठीक है, ये 2 कॉर्ड दे रहे हैं और ये कॉर्ड में ये CD है, ये AB है और ये कुल मिलाकर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरीके से ये रेडियस है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मेरे भाई AB 10 है और CD 24 है, AB 10 है CD 24 है, तो इसका आधा 5 होगा, इसका आधा 12 होगा और PQ जो है वो कितनी है 7 है। तो देखो एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था
कि अगर पी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो मैंने सीधा कहा था y माइनस एक्स अपॉन 2 करेंगे। तो 24 में से अगर 10 घटा रहा हूँ तो 14/2 जो आ रहा है वो 7 आ रहा है। यहाँ पर 7 ही दे रखा है, यानी कि हमारी वैल्यू जो है, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो रही है। और अगर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अगर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो मैंने सीधा कहा कि रेडियस और x का आधा और y का आधा जो होगा वो एक ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। वो क्या होगा? एक ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। सिंपल समझ में आ गई? तो मैंने कहा x का आधा कितना है? 5 है, और y का आधा कितना है? 12। तो 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता? आप लोग अच्छे से पढ़ रखे हो कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। यानी रेडियस जो आएगी वो कितनी आएगी? 13 आएगी। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे ये पूछा है कि वृत्त का मान क्या बताना है, वृत्त का व्यास बताना है। क्या होगा वृत्त का? क्या बताना है मेरे भाई? डायामीटर बताना है। तो डायामीटर हमेशा रेडियस का 2 टाइम होता है। तो रेडियस कितनी है? 13, 13 का 2 गुना 26 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? मैंने कहा एकदम सारी चीजें कंसेप्ट से हम समझेंगे। कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि आपको ये चेक करना है कि अगर दोनों कोण पैरेलल हैं और एक ही साइड हैं तो उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा उनके साइड के डिफरेंस के, यानी कोण की साइड के डिफरेंस के आधे के बराबर होगा। ये वाला जो डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों का सम देखना पड़े तो इनका सम हमेशा इन दोनों के सम के आधे के बराबर होगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सम वाला केस जो हम देखते हैं ना, वो अपोजिट में देखते हैं। अपोजिट वाले में, अपोजिट डायरेक्शन में, जब सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में जब दो पैरेलल कोण होते हैं तो इन दोनों का सम जो आता है वो इन दोनों के सम के हाफ के बराबर आता है। वो प्रॉपर्टी दूसरी है, वो आगे कभी बताएंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। जैसे ये क्वेश्चन आया, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 है तो सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये तो देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। और ये कॉट स्क्वायर थीटा है, और ये 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सॉरी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट। अब मुझे पता है कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो ये कट जाएंगे। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है, तो मल्टीप्लाई में कट जाएंगे। तो मुझे ओवरऑल कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी थी। तो कोसेक थीटा कितना है मेरे भाई? 5/3 है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25/9 मेरा आंसर होगा। 25/9 क्या होगा? मेरा आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, मुझे अगर ये कहना पड़े कि आपको क्वेश्चन कौन से स्किप करने हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप डीआई के सवाल जो हैं वो स्किप करें। स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे छोड़ दें। स्किप करने का मतलब ये है कि आप इन सवालों को एंड में करें। एंड में करने से क्या है? आप कैलकुलेशन से बचोगे, क्योंकि कैलकुलेशन बच्चों को ज़्यादातर फ्रस्ट्रेट करती है। और अगर कैलकुलेशन से बच गए थोड़ा सा भी, और फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखा, तो आप सीधा कह पाएंगे कि मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। फिर ज़्यादातर पेपर जो खराब होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से या घबराहट की वजह से ही होते हैं। तो इन सवालों को मैं ये कहूँगा कि आप एंड में करो तो ज़्यादा बेटर है। फिलहाल मैं अभी करा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा अंक प्राप्त दर्शाती है। सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए? सुमित ने, मोहित ने, रोहित ने या तरुण ने? आपको ये बताना है, ठीक है ना। तीनों में से किसने 79 अंक प्राप्त किए? देखो तो इसको कैसे कर सकते हैं वो समझना। इसमें थोड़ा सा एक एडवांस अप्रोच बताते हैं। 79% का मतलब क्या है कि हर सब्जेक्ट में 79, 79, 79, 79, 79 नंबर आए होंगे, यानी एक एवरेज का काम करता है परसेंटेज। अगर ये सारे के सारे जो नंबर आए हैं ये 100 में से आए हैं तो परसेंटेज भी 100 में से काउंट होता है, तो एवरेज का काम करेगा ये परसेंटेज। तो आप ये देखो कि एवरेज से कितना कम है? 14 कम है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ये एवरेज से 4 कम है। ये एवरेज से 6 ज़्यादा है। ये एवरेज से 11 ज़्यादा है। तो टोटल जो कम है वो कितना है? 14 और 4 18 कम है, जबकि टोटल ज़्यादा जो है वो 11 और 6 17 और 18, यानी कि यही आपका 79 का एवरेज बना रहा है। यही आपका 79% का एवरेज बना रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो तरुण आंसर होगा। 1 सेकेंड में जवाब दे सकते थे। समझ में आई होगी बात। अगर मुझे 79 का एवरेज बनाना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर सारे क्वेश्चनों के नंबर कम ज़्यादा करके सारा डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो 0 का कहाँ क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पर 14 और 4 नेगेटिव में 18 था, जबकि पॉजिटिव में 18 था। 18 में 18 घटाया 0 आ गया, तो 0 का डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी कि यही आपका 79% बना रहा होगा।
समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक जो है 75 और 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अगर 78 हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो देखो इजी सवाल है, आप एलिगेशन लगा सकते हो इन सवालों में। बेसिकली आपको बॉय और गर्ल देखने, बॉय और गर्ल का जो नंबर है वो कितना है, 75 और 80 है, जबकि एवरेज जो है वो कितने का, 78 का। तो आप एलिगेशन लगा दो, 2 और 3 का अनुपात आएगा, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं था इन सवालों में, बेसिक क्वेश्चन है। यानी कि जब भी आपको दो अलग अलग चीजों का एवरेज दे रखा हो और आपको कंबाइंड एवरेज दे रखा हो उन सब का, तो आप उसमें एलिगेशन फाइंड कर सकते हैं उनकी वैल्यू कंफर्म निकालने के लिए। मान के चलो यहाँ पर 100 बच्चे दे रखता, मान के चलो यहाँ पर लड़के और लड़कियां टोटल स्टूडेंट मान के चलो, टोटल स्टूडेंट अगर वो 50 दे के चलता, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट 3 और 2 कितने आते, 5, 5 की वैल्यू 50 हो जाती है। तो मैं कंफर्म वैल्यू निकाल सकता था कि लड़के इतने होंगे और लड़कियां इतने होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम यही फाइंड करना होता है कि टोटल लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, देखो समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड ही इक्वल होती हैं। तो अगर दो साइड का योग 16 है तो ईच साइड जो है वो 8 है, तो तीसरी भुजा भी 8 होगी। बहुत इजी सवाल था, आसान क्वेश्चन था, क्योंकि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड का सम या तीनों साइड जो है वो इक्वल होती है। तो अगर दो साइड का सम 16 है तो यानी कि ईच साइड जो होगी वो 8 की होगी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 870 ग्राम की नकदी वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंट। देखो बहुत इजी सवाल होता है ये, बस इसमें थोड़ा सा समझने की देर है। दुकानदार जो सामान बेच रहा है उसके लिए क्रय मूल्य क्या होता है, जो उसकी जेब से रुपया गया वो उसका क्रय मूल्य होता है। लेकिन जब वो सामान बेचता है और उसके पास जो पैसा होता है वो उसे क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहता है, एसपी कहलाता है। तो यहां पर बस सीपी और अगर एसपी समझ गए तो मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा। अब सिंपल समझना, सीपी क्या है। मुझे ये बताओ कि अगर दुकानदार ने ग्राहक से कहा, ग्राहक को दिया 870 ग्राम और उसने पैसे लिए 1 किलो के, ग्राहक को दिया 870 ग्राम और पैसे लिए 1 किलो के, इसका मतलब दुकानदार की जेब से 870 रुपए का माल गया कि नहीं गया, या 870 ग्राम का पैसा गया कि नहीं गया। बात समझ रहे हो, दुकानदार की जेब से जो पैसा गया वो 870 ग्राम का गया, यानी सीपी जो होगा वो 870 ग्राम का होगा, जबकि उसकी जेब में पैसा जो आया वो 1 किलो यानी 1000 ग्राम का पैसा आया। तो ये एसपी का काम करेगा। तो आप सीधा कहोगे कि 13 का प्रॉफिट है कितने पर, 87 पर, परसेंटेज के लिए 100 लगा दोगे। ठीक है, सिंपल है, इजी का सवाल था। तो यहाँ आ जाएगा 1300/87। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरे भाई 87 एकन कितना आएगा, 87 आएगा। कितना बच रहा है, तो यहाँ बच रहा है 10 और 30 43 यानी 430 आ रहा है। तो देखो ये सिंपल सी बात है, अगर ये 435 होता, अगर 435 होता तो ये 5 बार कट जाता, ठीक है, लेकिन ये 435 से थोड़ा सा कम है तो ये 5 बार नहीं कटेगा, 5 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। तो 14.9 के पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना कि अगर मैं 87 का टेबल 5 बार पढ़ता हूं तो मेरे पास 435 आ रहा है, जबकि यहाँ रिमेनिंग जो था वो 430 में रिमेनिंग था। तो 430 जाहिर सी बात है 5 गुने से थोड़ा सा कम होगा, तो 5 गुने से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन में आ रहा था, यानी कि 14.94 आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन को थोड़ा इस तरीके से आसान बना लेते हैं, ये देख लेते हैं कितना कम है कटने से, कितना ज़्यादा है कटने से, उस हिसाब से हम आंसर को एडजस्ट कर लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को, देखो 17/27 का मतलब ये है कि अगर टोटल ऑर्डर मेरा 27 का था, टोटल ऑर्डर मेरा 27 का था, उसमें से कंप्लीट जो कर लिया वो कितना कर लिया, 17 कंप्लीट कर लिया। 17/27 का मतलब ये है कि टोटल ऑर्डर मेरा अगर 27 का था तो उसमें कंप्लीट कितने का कर लिया, 17 का। और 17 काम जो कर रहा है वो 34 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में 2 काम करता है, सॉरी हाँ 2 दिन में 1 काम कर रहा है, 2 दिन में 1 काम कर रहा है।
तो 27 काम जो करने में वो कितना समय लेगा? आप कहोगे 27 दूनी 54 दिन का समय लगेगा। बहुत इजी सवाल था, आसान क्वेश्चन था, 1 सेकंड में आंसर आ सकता था। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, यदि इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु M और Q है तो रेखाखंड MQ का लंबाई बतानी है, क्या होगी? देखो बहुत आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन है, समझना यहाँ पर बात को। वो कह रहा दो सर्कल हैं इस तरीके से, दो सर्कल हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, इसको थोड़ा सेंटर बना लेते हैं। ये सेंटर है इसके कुल मिलाकर, और यहाँ पर सेंटर के बीच की दूरी यहाँ पर दे रखी है, कितनी है? ठीक है, सेंटर के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? यहाँ पर 37 दे रखी है, ये वाली दूरी, ये 37 दे रखी है, ठीक है। और मेरे पास इसकी रेडियस दे रखी है कि ये जो है इसकी रेडियस दे रखी है मेरे भाई कि ये और ये रेडियस जो दे रखी है वो 22 दे रखी है, ये रेडियस जो दे रखी है वो 10 दे रखी है। यहाँ लिख लेते हैं, ये 22 दे रखी है, ये कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। तो मुझसे ये पूछ रहा है कि इसकी उभयनिष्ठ जीवा सॉरी स्पर्श रेखा जो होगी वो कितने की होगी, इसकी बात कर रहा था वो। चलो अब समझना है यहाँ पर, अगर मेरे सामने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात कर रहा है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं कहूं कि ये O और O डैश है और ये A और B है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि AB का स्क्वायर जो आएगा ना वो अंडरवुड डिफरेंस का स्क्वायर माइनस के R1 माइनस R2 के अंतर का होल स्क्वायर आएगा, यानी दोनों त्रिज्याओं के अंतर के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉमन टेंजेंट का, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये कॉमन टेंजेंट का, आराम से निकाल सकते हो इजी तरीके से। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। डिफरेंस कितने का है? 37 का है। 37 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? बाद में निकालना, लिख लेते हैं फिलहाल। तो दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा? तो 22 में से 10 गया 12, 12 का डिफरेंस, तो 12 का स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार इनको जोड़ दो, एक बार इनको घटा दो। तो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 35 आएगा। कौन सा ऑप्शन? आपने कहा पहला ही ऑप्शन सही है। तो आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में बना सकते हो, नहीं तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसको बना पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है कि भरन पाइप P भरन पाइप Q, यानी कि P जो एक पाइप भरने वाला है, Q जो एक पाइप भरने वाला है, से 21 गुना अधिक तेज है। यदि पाइप Q एक टंकी को 110 मिनट में भर रहा है, सिंपल समझना कि दो पाइप हैं, एक P है एक Q है। एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि P वाला जो पाइप है वो Q से 21 गुना अधिक तेज है, यानी ये अगर एक बार में 1 भर रहा है तो ये एक बार में 21 भर रहा है। अगर ये एक बार में 1 भर रहा है तो ये एक बार में 21 भर रहा है, इनकी एफिशिएंसी की बात कर रहा है। जबकि P जो है, Q जो है वो 110 मिनट में भर रहा है। तो आप ये देखो कि कैपेसिटी कितनी होगी टैंक की, टैंक की क्षमता कितनी होगी भाई। अगर Q जो है वो 1 मिनट में 1 भर रहा है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी इतनी है, और 110 मिनट में पूरी टंकी भर रहा है तो एफिशिएंसी 110 होगी। तो अगर मुझे P और Q दोनों से साथ में काम करवाना है तो 110 भरवाना है, दोनों एक बार में कितना भर रहे हैं? तो 21 और 1 22 भर रहे हैं, यानी कि टोटल जो टंकी भरेगी वो 5 मिनट में भर जाएगी। टोटल जो टंकी भरेगी वो कितनी देर में भर जाएगी? 5 मिनट। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना था, 21 और 1 का डिवाइड कर देना मिलाकर, यानी कि आंसर आपका कितना आ जाता? 5 आ जाता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः इतने इतने की दौड़ से आरंभ करते हैं, तो वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे? अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे, आपसे ये पूछ रहा। तो देखो सिंपल समझना कि जैसे एक ये ट्रैक है, एक ये वृत्ताकार ट्रैक है और ट्रैक में मान के चलो यहां से दोनों स्टार्ट करते हैं दौड़ना, और इस पूरा ट्रैक जो है वो 840 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, तो अगली बार जब मिलेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस उन्हें कवर करनी पड़ेगी।
लेकिन ये बताओ कि ये अपनी स्पीड से दौड़ा है 12 से, जबकि दूसरा अपनी स्पीड से दौड़ा है 6 से। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो सेम डायरेक्शन में मेरे भाई, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? सिंपल बताना। अगर सेम इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस हो जाती है। तो 12 में से 6 गया, कितनी बचेगी? 6 बचेगी। तो अब मुझे रिलेटिव स्पीड पता है कि टोटल डिस्टेंस भी पता है कितनी कवर करनी है। तो मुझे टाइम पूछा है, टाइम कैसे निकालते हो? टाइम निकालते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो 840 मीटर की दूरी अगर 6 की स्पीड से कवर करेंगे तो टोटल जो समय लगेगा वो 140 सेकंड का लगेगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। बहुत आसान सवाल था, इजी क्वेश्चन था, 2 सेकंड में कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतने रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा? देखो सिंपल समझना, ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसे 2 सेकंड में खत्म, मतलब 2 सेकंड तो नहीं कहूँगा क्योंकि कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, आप इसे 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं। देखो पहली बात सिंपल समझना कि यहाँ पर जो दे रखा है ये रुपए है, यहाँ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा गलत है। ये दे रखा है 4,22,092, ठीक है, 4,22,092 है। अगर 20% के हिसाब से मैं ये कहता कि ये रुपया भाड़ में गया, इससे कोई लेना देना नहीं है मुझे, मैं ये अगर ये कहूँ कि ये पूरा रुपया 2 साल बाद चुकाएगा, तो 20% के हिसाब से साधारण ब्याज 20-20 40% का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यानी कि एंड में ये जो चुकाएगा वो 140% चुकाएगा। भाई सिंपल कहोगे 40% का ब्याज हो गया तो 140% इसे अदा करने पड़ेंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। 14 दूनी कितना आएगा? 28, 14 निम्मा कितना होता है? 124 और 2 128, हासिल कितना? 1। 14 दूनी 28 और 1 29, 28 और 2 30, 14 चौक 56 और 359, यानी टोटल रुपए जो अदा करने पड़ते वो इतने रुपए अदा करने पड़ते अगर ये एंड में चुकाता तो। लेकिन इसने क्या कहा मेरे भाई कि इसने 21,679 रुपये, 21,679 रुपये, 21,679 रुपये इसने पहले साल के एंड में जमा कर दिए। यानी कि इसने जो ब्याज बचाया 1 साल का वो इतने रुपए पर ब्याज बचाया। और कितना ब्याज बचाया? तो 20%, क्योंकि 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 20% मिल रहा। यानी इसने ये रुपया तो जमा कर दिया और साथ में 20% बचाया, यानी इसने 120% मान लेते हैं जमा किया। तो 0 से 0 काटा, यहाँ लगा 12 निम्मा 108, हासिल कितना आएगा मेरे भाई? 10 आएगा। 12 सत्ते 84, 84 10 94, तो हासिल कितना आ गया? 8 का आ गया। 12 छिक्के 72, 72 और 8 जो भी आएगा। देखो मैं अगर माइनस करता हूं तो यहाँ 28.8 में से 0.4, तो एंड में जो आ रहा है 14 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। एंड में जो आ रहा है 4 के आसपास, इकाई अंक एक ही ऑप्शन में, मैं इसे बिना कैलकुलेटिव कर सकता हूं। एंड में जो आ रहा है वो केवल एक ही में 4 आ रहा है। देखो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, इकाई अंक 4 में केवल एक ही ऑप्शन में, वही मेरा आंसर होगा। बाकी कैलकुलेट कर सकते हो। 12 निम्मा 108, 10 कैरी, 12 सत्ते 84 और 10 94, हासिल 9, 12 छिक्के 72, 72 और 9 कितना आएगा? 91 आएगा। 72 सॉरी 9 81 आएगा, हासिल का 12 एकन 12, 12 और 8 20 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 और 2 26 हो जाएगा। तो अगर इसमें से ये रुपया घटाओगे मेरे भाई तो आपको टोटल पता चलेगा कि एंड में देना कितना है। तो देखो 0 तो ये आएगा, 8 में से 4 गया, 4 बचा, और यहाँ 2 में से 1 गया, 1 बचा, और मेरे भाई 9 में से 0 गया, 9 बचा, और 0 में से 6 गया तो 4 बच रहा है, और यहाँ 58 में से 2 गया तो कितना बच रहा है? 58 में से 2 गया, 56 बच रहा है। यानी एंड में जो अदा करने पड़ेंगे वो 56, 49, 14 रुपीज़ अदा करने पड़ेंगे। यानी ऑप्शन डी मेरा एकदम सही आंसर था। ये इसका सबसे अच्छा और बेस्ट अप्रोच हो सकता है। यहाँ पर करना सिर्फ इतना है कि पूरा निकाल लेना है आपको 2 साल में कितना रुपया अदा करना पड़ता अगर वो ये बीच में रुपए नहीं लेके आता तो। लेकिन ये बीच में रुपए ले आया, इसका मतलब इतने रुपए तो कम करने ही पड़ेंगे, साथ में इसका 1 साल का ब्याज जो कम देना पड़ रहा है वो भी कम करना पड़ेगा। यानी टोटल इसका 120% कम करना पड़ेगा। मैंने कहा इतना आ रहा है, घटा के आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, बहुत ही अच्छा सवाल था। इस शिफ्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं कह सकता हूं यही होने वाला है। यहां पर कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच
हुए एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, डाले गए मतों में से 10% अवैध थे, घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से इतने % मत मिले वह इतने मतों से चुनाव मतलब निर्वाचित हो गया, जीत गया, ये कह सकते हो। टोटल वोट 16,000 दे रखे हैं। तो देखो ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली। समझना मेरे भाई क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे ये पता है कि 37.5 जो होता है वो 3/8 होता है, तो यहां पर भी इसका मतलब 3/8 फ्रैक्शन होगा। तो 59 का 8 में गुणा करूंगा तो 48, 480 में से 8 घटाएंगे 472 और 3 475/8 आएगा। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 25 से काटेंगे, 25 सेकंड 25, 25 निमा 225, 25 चौका 100, यानी 19/32 आएगा। मतलब यह है कि टोटल वोट अगर 32 थे तो जीतने वाले को 19 मिले होंगे और हारने वाले को 13 मिले होंगे, यानी ये कुल मिलाकर 6 वोटों से हार रहा होगा, कुल मिलाकर 6 वोटों से हार रहा होगा। अब ये यहाँ से सवाल तो बहुत आसान है, यहाँ से सवाल बहुत आसान है। कैसे आसान है देखो मेरी समझना, इसमें हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। पहले y% मत खराब थे तो y% में मुझे भाई वैल्यू तो पता नहीं है, मैं कह दूंगा A से B वोट रहे होंगे। इसके बाद 10% वोट क्या हुए आपके अवैध हो गए, तो 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी कि 10 में से हर एक वोट जो है वो अवैध हो गया। तो कितने सही है? 9 वोट सही है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद जो जीतने और हारने वाले का डिफरेंस है, जीतने वाले और हारने वाले का डिफरेंस है वो कितना का है, तो आप कहोगे टोटल वोट 32 है, 32 में से 6 का डिफरेंस है। 32 में से कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि टोटल वोट 16,000 है, जबकि डिफरेंस जो है वो कितने का है? 2484 का डिफरेंस। बस ये कैलकुलेट करना था, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल समझना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ मेरे भाई कि 0 से 0 काट सकता हूँ, 32 से काट दूंगा, 32 पंजे ये 50 बार कटेगा। 9 से इसको काट सकता हूँ, 9 दूनी 18, 9 7 63, 9 6 54, 6 से काट सकता हूँ, 6 चौक 24, 9 36, यानी 50 से मेरे भाई 46 हो रहा है, तो 4 कम हो रहा है 50 से, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि 8% कम होगा। तो y की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 8%। ऑप्शन मेरा ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। देखो इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है, लिखने का तरीका ये हो सकता है कि 16,000 वोट थे, मुझे y% कम हुआ तो 100 माइनस y हो गया, y% कम हुआ तो 100 माइनस कितना हो गया? y हो गया। और फिर 10% कम हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, लेकिन जीतने वाला 32 में से 6 से जीत रहा है, लेकिन टोटल जीत कितने रहा? 2484 से जीत रहा है। ऐसे भी कर सकते थे, कैलकुलेशन देखो आसान होती है। 3 से 3 जीरो कट गए, 16 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, 9 से काटोगे कुल मिलाकर 9 से कितनी बार कट रहा था भाई? 276 बार कट रहा था, और 3 से काटोगे कितनी बार? 92 बार। तो 100 माइनस वाई की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 92 आ गई। तो वाई का मान जो आता वो कितना आता? 8%। मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों लिखने का तरीका अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। कहने का मतलब सब कुछ सेम है, ये भी सक्सेसिव मेथड है, ये भी सक्सेसिव मेथड है, लिखने का तरीका अलग है, बाकी आप आंसर दोनों में सेम पाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? एक वस्तु पर 550 रुपए अंकित हैं, यदि इसे 40% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। देखो विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से 10% ज्यादा है यानी कि 10% का प्रॉफिट होगा। भाई विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है क्रय मूल्य से, मान के चलो क्रय मूल्य अगर 100 का है तो विक्रय मूल्य 110 का है, तो यानी ये प्रॉफिट ही तो है 10% का। बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज को थोड़ा सा अलग दिया है लेकिन है वही चीज, समझने की बस आपको कोशिश करनी है। डिस्काउंट कितने का? 40। तो 40 के डिस्काउंट के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है 10 का। तो मैंने कितनी बार नहीं पढ़ाया, या फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि कभी भी आपके सामने ऐसा दे रखा हो कि इतने % डिस्काउंट के बाद भी इतने % का प्रॉफिट है, तो आप सीधा लगाएंगे सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी जो होगा मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट होगा, और एमपी जो होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट होगा। तो डिस्काउंट कितने का है? 40 का, तो 100 में से 40 गया 60 बचेगा, और प्रॉफिट 10 का है तो 100 में 10 जोड़ा 110। तो एमपी मेरे हिसाब से कितना है? 550। कितने गुना है? तो आप कहोगे 5 गुना है, तो सीपी भी 5 गुना होगा, यानी मेरा जो आंसर होगा वो 300 होगा। पूछ क्या रहा है एक बार देख लेते हैं।
तो क्रेमुले पूछ रहा है, यानी 300 मेरा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये डीआई का। यहां पर कह रहा है एक डीआई दे रखी है चार्ट में आपको, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। सिंपल एक चार्ट में आपको डीआई दे रखी है। डीआई में कह रहा है कि कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषम विषय के अधिकतम अंक को दर्शाती है। यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी भी विद्यार्थी या अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए, तो यहां पर ध्यान रखना ये किसी भी विद्यार्थी की बात कर रहा है, किसी भी विद्यार्थी का प्रत्येक सब्जेक्ट में उच्चतम अंक की बात कर रहा है। यानी विद्यार्थी कोई भी हो सकता है लेकिन उसके अंक मैक्सिमम लेने हर सब्जेक्ट में। तो यहां पर देखो मैथ में मैक्सिमम कितने हैं 100, केमिस्ट्री में मैक्सिमम कितने हैं 80, फिजिक्स में मैक्सिमम कितने हैं 90, यहाँ पर ज्योग्राफी में मैक्सिमम 95, हिस्ट्री में मैक्सिमम 90 और कंप्यूटर में मैक्सिमम 90। तो ये मैक्सिमम नंबर इतने दे रखे हैं, तो इनको जोड़ लो 100 और 80 180, नहीं सॉरी ये परसेंटेज दे रखा है ना, परसेंटेज दे रखा है, ये हो सकती है परसेंटेज ही दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन में यहाँ दे नहीं रखा, मेरे हिसाब से ये लग रहा है ये परसेंटेज दे रखा है, क्योंकि 150 का 100% कितना आएगा 150 आएगा, 130 का 80% जो आएगा वो 0 से 0 कटेगा, 13 अट्ठे 104, 120 का 90% मेरे भाई कितना आएगा, तो 2 0 12 निम्मा 108 आएगा, 100 का 95% 95 आएगा, और 60 का 90%। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था क्योंकि ये परसेंटेज दे रखा है। 60 का 90% 9 छक्के कितना आएगा 54 आएगा, और 40 का 90% 36 आएगा। तो आप इनको जोड़ लो कि टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, तो जोड़ो 54 और 36 कितना हो जाएगा मेरे भाई 90, 90 90 180 185 और 8 193 यानी 293, 297 और 397, 397 और 150 जो आएगा वो 400 547 आएगा, यानी टोटल मार्क्स जो हैं वो 547 है। टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने 547 में, जबकि परीक्षा कितने नंबर की है, तो 150 और 130 280 यानी कि ये 400 500 यानी 600। तो मेरे भाई उसके 600 में से 547 नंबर है, परसेंटेज के लिए 100 लगा दो आंसर हो जाएगा। तो 6 निम 54 6 एकन 6 1 यानी 96 सही 1/6% मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। मुझे केवल मैक्सिमम मार्क्स लेने थे, किसी भी विद्यार्थी या अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक लेने थे, मैक्सिमम लेने थे। ठीक है, अब जैसे ये अगली सवाल जो आया डीआई आपके पेपर में, कह रहा निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा केंद्र पी क्यू और आर में कुल उपस्थित उम्मीदवारों और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है। किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी? तो अनुपस्थित रहने वाले सबसे अधिक, तो अनुपस्थित एक काम करते निकाल लेते, अनुपस्थित एक काम करते निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर कितने एब्सेंट है 3, भाई 45 में से 42 अगर प्रेजेंट है 3 एब्सेंट होंगे, यहाँ पर कितने एब्सेंट है 11, यहाँ पर कितने एब्सेंट है 5, तो टोटल एब्सेंट कितने हो गए, तो 5 3 8 19 एब्सेंट हो गए 2016 में। यहाँ पर एब्सेंट 5 है, यहाँ पर एब्सेंट 20 है, और यहाँ पर एब्सेंट कितने हैं 5, तो ये 20 और 5 25 और 5 30, यहाँ पर एब्सेंट है 30, यहाँ पर कितने एब्सेंट है 4, यहाँ पर कितने एब्सेंट है तो 20, यहाँ पर कितने एब्सेंट है तो आपको हो गए 10, तो ये 34 एब्सेंट हो गए इसमें टोटल। यहाँ पर कितने एब्सेंट है 11, यहाँ पर कितने एब्सेंट है तो आपको हो गए 12, यहाँ पर कितने एब्सेंट है तो आपने कहा यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 31। यहाँ पर कितने एब्सेंट है 11, यहाँ पर कितने हैं तो आपने कहा 14, और यहाँ पर कितने हैं 5, तो ये टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये भी 30 आ रहा है। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर, पूछ रहा है कि सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक, तो पहली कितनी है 34 है, दूसरी सबसे अधिक 31 है, यानी 2019 मेरा करेक्ट आंसर होगा। 2019 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलो अब आखिरी सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आखिरी सवाल आप मुझे होमवर्क में करके बताएं, आप मुझे कमेंट करें क्लास के बाद कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि सिंपल सवाल है, इजी क्वेश्चन, मैंने 3 डीआई इससे पहले करा दी। एक सेट में 4 डीआई पूछ रहा है और एक ही तरह की पूछ रहा है, बड़े अचरज की बात है, मतलब सेट में कुछ ना कुछ मामला खराब है। डीआई अगर पूछ रहा है तो अलग अलग तरह की पूछ सकता है, और इतनी डीआई पूछने की जरूरत नहीं है उसको। 25 क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से 2 डीआई सफिशिएंट होंगे।
तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा। मैं बस आपसे एक ही उम्मीद करूंगा कि आप क्लास के बाद एक बेहतरीन कमेंट करें और अपनी राय दें कि हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। तो आज इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।